तो नमस्कार दोस्तों, अपन फिर से हाजिर है अपनी क्लास को लेकर। अपन ने पहले वाले पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, लेकिन आज अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको उत्सर्जन नाम से बोला जाता है, इस उत्सर्जन तंत्र को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। एक अच्छा टॉपिक है, इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस हर तरीके से बनते हैं। इसमें जो उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है वह वक्र किडनी या गुर्दा के नाम से इनको जाना जाता है। तो आज अपन इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, इसकी क्रियाविधि पूरी पढ़ेंगे। इसके लिए आप बहुत ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। आपने देखा कि हमारा शरीर एक मूलभूत इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल्स जिससे कोशिका से बनता है। कोशिकाओं जब साथ में मिलती है तो टिश्यू बनते ऊतक बनता है, और जब ऊतक आपस में जब मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है, ठीक है। और जब अंग आपस में मिलते हैं तो एक अंग तंत्र बनता है, और जब अंग तंत्र बनता है तो अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो एक पूरा शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे ऊतक है, शैल है, वो शरीर की सबसे छोटी इकाई। इन्हीं क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाई सेल है, इन्हीं की सहायता से शरीर का एक ढांचा, एक प्रारूप तैयार होता है। और सेल जब आपस में कई सारी सेल्स मिलती हैं तो हमारे शरीर में ऊतक बनते हैं। जब ऊतक मिलते हैं तो ऊतकों से अंग बनता है, जैसे आँख है, कान है, ये अंग है, ये ऊतकों से मिले होते हैं। जब आपस में अंग मिल जाते हैं तो एक अंग तंत्र बनता है। इसी प्रकार एक उत्सर्जन तंत्र भी एक अंग तंत्र है, और जैसे हमारा शरीर है ये अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र अंग तंत्र है। इस अंग तंत्र, जब उत्सर्जन तंत्र जैसे बहुत सारे तंत्र मिलेंगे तो हमारी बॉडी बनेगी। जैसे अपन ने परिसंचरण तंत्र पढ़ा, वो भी अंग तंत्र था। और परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, ऐसे ही जो पाचन तंत्र है, इन सभी तंत्रों से मिलकर हमारी एक बॉडी, हमारा एक शरीर बनता है, ठीक है। तो शरीर का निर्माण एक इस अंग तंत्रों से होता है। तो उत्सर्जन तंत्र को आज अपन पढ़ते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, शरीर के ऐसे अंगों के समूह जो उत्सर्जन करवाने में सहायता करते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। शरीर में ऐसे जो अंगों के समूह जो उत्सर्जन करवाने में सहायता करते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। और उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन मानव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जिसे नाइट्रोजन यौगिक के रूप में जाना जाता है, मानव के शरीर से नाइट्रोजन यौगिकों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। मानव के शरीर में नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। इस नाइट्रोजन कंपाउंड को शरीर से बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो वो कौन कौन से नाइट्रोजन यौगिक होते हैं जिनको शरीर से बाहर निष्कासित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा शरीर में वो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला है जिसका नाम है यूरिया, दूसरा है जिसका नाम है यूरिक अम्ल, तीसरा है जिसका नाम है अमोनिया, चौथा है जिसका नाम है क्रिएटिनाइन। तो ये मुख्य रूप से 4 नाइट्रोजन यौगिक हैं जिनका शरीर से बाहर त्यागने की बहुत सारी आवश्यकता होती है, अन्यथा ये शरीर में बहुत सारे हानिकारक अपशिष्ट होते हैं जिनके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया और क्रिएटिनाइन, इन चारों चीज़ों को शरीर से बाहर त्यागने की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये किस में घुले रहते हैं? ये सारे के सारे ब्लड में घुले रहते हैं। ये सारे के सारे
रक्त में घुले रहते हैं, ये रक्त में घुले रहते हैं। ठीक है, तो यूरिया का सबसे पहले मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बता देता हूँ। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है NH2CO NH2। ठीक है, और जो यूरिक अम्ल है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, इसका केमिकल फॉर्मूला C5H4NO4O3। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। और अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो NH3 है। और क्रिएटिनाइन क्या होता है? क्रिएटिनाइन हड्डियों और मांसपेशियों के आपस में जब घर्षण होता है तो घर्षण के समय बहुत सारी ऐसी हड्डियाँ जो घर्षण के समय टूट जाती हैं और मसल्स आपस में टूट जाती है, तो उनका जो एक जाल सा बनता है, जैसे आपने मकड़ी और बिच्छू के जब चलते हैं तो पीछे आपने जाल टाइप एक बनता हुआ देखा होगा, तो उसको क्रिएटिनाइन कहा जाता है। तो वो होता है क्रिएटिनाइन। इसका क्रिएटिनाइन मतलब हड्डियाँ वह मांसपेशी से, मसल्स से बनती हैं। ठीक है, इनसे ये क्रिएटिनाइन बनता है। तो इनका ये रासायनिक फॉर्मूला ये है, आप देख सकते हैं। ये सभी होता रक्त में है। होता क्या है, अब आप प्रक्रिया देख सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो इनकी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कि जब भी हमारे ब्लड, जैसे भी हम भोजन करते हैं, भोजन के समय भी बहुत सारे अपशिष्ट हमारे शरीर में चले जाते हैं। शरीर में जाने के साथ वो छोटी आंत में जब भोजन का पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन के समय हमारी छोटी आंत में बहुत सारे सूक्ष्माणु होते हैं। उनकी जगह से वो जब एक रसांकुर के द्वारा शरीर में कोशिकाओं में जब ग्लूकोज जाता है तो उनके साथ बहुत सारे अपशिष्ट चले जाते हैं। और जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो भी बहुत सारे उसमें अपशिष्ट उभर जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं। तो वहाँ अपशिष्टि के कारण जब ब्लड में अपशिष्ट मिल जाते हैं तो वो अपशिष्ट ब्लड के साथ मिलके गुर्दा, किडनी या जिसको वक्र के नाम से जाना जाता है, उस वक्र के पास जाते हैं। जब वो नलिका के द्वारा एक रक्त जाता है उस किडनी के पास, तो किडनी क्या करता है, उनको सानने का कार्य करती है। किडनी अच्छे अच्छे पदार्थों को सान के वापस ब्लड के साथ शरीर में भेज देता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको सान के वापस अपने मूत्राशय में ले जाके आगे बाहर निष्कासित कर देता है मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो मूत्र त्यागने के साथ ही नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर त्यागा जाता है। तो ये सारे कंपाउंड हैं जो बहुत ही हानिकारक नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, जो शरीर में ना ज़रूरत के बराबर होते हैं। अपने शरीर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बन जाते हैं जब भी अपन पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं तो ये बन जाते हैं। अपशिष्टीकरण हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि ये बात तो होगी कि नाइट्रोजन यौगिक ये हैं, इनका मेरे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, बट इसको जब त्यागा जाता है तो शरीर में इनको बाहर त्यागने की प्रक्रिया के समय जो जीव होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। यूरिया त्यागेगा उसको यूरियोटैलिक कहा जाएगा, और यूरिक त्यागेगा उसको, जैसे जीव है हर प्रकार के जीव होते हैं। तो इन चारों जब पदार्थों को त्यागेंगे तो त्यागने के आधार पर अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग यूरिया को त्यागेंगे। कोई यूरिक अम्ल को त्यागेगा, कोई अमोनिया को त्यागेगा, तो कोई क्रिएटिनाइन को त्यागेगा। तो इस प्रकार से जीवों को भी 4 प्रकारों में, 4 भागों में बांटा गया है। जीव नाइट्रोजन यौगिक के त्यागने यौगिकों के त्यागने के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब जो पहला है, पहले जीव को कहते हैं अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक जीव
अब अमोनियोटेलिक जीव क्या होते हैं? वे जीव जो अपने जो उत्सर्जन तंत्र में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में अमोनिया का त्याग करते हैं उसे अमोनियोटेलिक जीव कहा जाता है। अमोनियोटेलिक जीव किसे कहते हैं? जो अपने उत्सर्जन में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में अमोनिया का त्याग करते हैं उसे अमोनियोटेलिक जीव कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से उदाहरण है, वो उदाहरण है मछली, दूसरा है पानी में रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले जीव, तीसरा है उभयचर जो पानी में रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, चौथा है ऑक्टोपस, पांचवा है केसुआ, तो ये सभी जीव ऐसे होते हैं जो अमोनिया का त्याग करते हैं। अमोनिया का त्याग करना, अमोनिया सबसे महत्वपूर्ण कार्बन जो नाइट्रोजन यौगिक हैं, इन नाइट्रोजन यौगिक में सबसे हानिकारक जो यौगिक है वो अमोनिया है। इसलिए अमोनियोटेलिक जीव हैं उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ज़्यादा पानी नहीं होगा तो अमोनिया का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। जब अमोनिया का यदि उनको उत्सर्जन करना है तो ज़्यादा पानी के साथ इनको अमोनिया त्यागनी होगी, अन्यथा अमोनिया शरीर को फाड़ के निकल सकती हैं। ऐसी अमोनिया सबसे हानिकारक कंपाउंड है, ठीक है। तो इनको जैसे ये ज़्यादा पानी वाले जीव हैं, ठीक है। तो अपने पहला जीव देख लिया कि अमोनियोटेलिक जीव हैं, ये होते हैं। और दूसरे जीव का नाम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है यूरिकोटेलिक। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दूसरे का नाम है यूरिकोटेलिक। दूसरे ऐसे जीव जो यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक जीव। तो जो प्रकृति में ऐसे जीव जो नाइट्रोजन यौगिक के रूप में यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल को त्यागते हैं, उसे यूरिकोटेलिक जीव कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से दो उदाहरण हैं, पहला है पक्षी और दूसरा है शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग, तो शत्रुमुर्ग और पक्षी ऐसे हैं जो यूरिकोटेलिक के रूप में जीव जाने जाते हैं। ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं नाइट्रोजन यौगिक के रूप में, ठीक है। तो ये जो पहले वाला अमोनियोटेलिक जीव थे वो ज़्यादा पानी के साथ अपना उत्सर्जन त्यागते हैं, ये थोड़े से कम पानी के साथ अपना उत्सर्जन त्यागते हैं। और जो तीसरे जीव हैं उसको कहते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जीव। यूरियोटेलिक जीव क्या होते हैं? जो अपने उत्सर्जन में, ऐसे जीव जो अपने उत्सर्जन में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में यूरिया का त्याग करे। यूरिया का त्याग करे। ठीक है, यूरिया का त्याग करे। तो यूरिया का त्याग कौन करता है? मानव जाति। इसमें मानव जाति आती है जो यूरिया का त्याग करती है। इसलिए अपन जो मानव जाति हैं ये अपन कहलाते हैं यूरियोटेलिक जीव, क्योंकि नाइट्रोजन यौगिक के रूप में अपन यूरिया का त्याग करते हैं, इसलिए अपन मानव जाति यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए तो चौथा है जिसका नाम है गुआनोटेलिक जीव। गुआनोटेलिक जीव। गुआनोटेलिक जीव क्या होते हैं? प्रकृति में ऐसे भी कुछ जीव पाए जाते हैं जो अपने उत्सर्जन में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में क्रिएटिनाइन के रूप में या ग्वानिन के रूप में त्यागते हैं, उसे गुआनोटेलिक जीव कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से मकड़ी और बिच्छू आते हैं। मकड़ी व बिच्छू आते हैं। आपने देखा होगा मकड़ी और बिच्छू जब भी चलते हैं तो पीछे एक जाल के रूप में बना देते हैं। वो क्या होता है? मांसपेशियों और हड्डियों से निर्मित होता है जो जाल, और वो उनका महत्वपूर्ण त्याग के रूप में वो नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में त्यागते हैं। तो मकड़ी और बिच्छू गुआनोटेलिक जीव के रूप में आ जाएंगे। तो अपन ने ये चारों जीवों
को पढ़ लिया है कि कौन कौन से जीव किस प्रकार के जीव हैं और कौन से नाइट्रोजन यौगिक को त्यागते हैं। इस प्रकार इन जीवों का वर्गीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड में क्या क्या होता है, लेकिन क्या क्या त्यागना होता है। जब भी अपन ने ब्लड को देखा जाता है, हमारे शरीर में सर्कुलेटरी ऑर्गन के रूप में ब्लड पाया जाता है। इस ब्लड में होता क्या है, अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, ठीक है, जल होता है, विटामिन्स होते हैं, शर्करा होती है, और यूरिया होती है, ठीक है। और क्या होता है, और भी विटामिन्स देख लिया, शर्करा देख ली, ठीक है। तो ये होते हैं, इसमें अमीनो एसिड है, वो तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये भी हमारे शरीर को चाहिए। जल है, ये भी हमारे शरीर में 70% भागीदारी निभाते हैं, तो ये भी चाहिए। विटामिन्स हैं और जो खनिज तत्व हैं, ये भी हमारे शरीर में तापमान को संतुलित करने का काम करते हैं। शर्करा है, ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमारे शरीर में यूरिया नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूरिया हमारे शरीर में यदि नहीं चाहिए तो इसको त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको त्यागना पड़ेगा। त्यागने के समय यूरिया को त्यागेंगे, तो यूरिया को त्यागना है तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से इसका त्यागने का काम कौन करता है, किडनी करती है, जिसको किडनी वक्र या इसको गुर्दा के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उनको त्यागने का कार्य करता है। ये किडनी इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में किडनी कुछ इस प्रकार से पेरिटोरियल गुहा में लगी रहती हैं। तो इसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, ये गुच्छादार एक बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें नेफ्रॉन होते हैं। तो इस किडनी का जो मुख्य क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई है, इसकी सेल है, इसको नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है, या इसको वक्राणु के नाम से भी हिंदी में इसको वक्राणु कहा जाता है। तो ये वक्राणु इसकी सेल्स हैं जो स्ट्रक्चर और जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किडनी की है, जो नेफ्रॉन है। ये बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक नेफ्रॉन ब्लड को छानने का कार्य करता है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं किडनी में जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। तो एक किडनी का औसतन भार 170 ग्राम होता है। कितना होता है? 170 ग्राम होता है एक किडनी का औसतन भार, ठीक है। और ये होती है मूत्र नली या मूत्र वाहिका इसको कहा जाता है। और ये होती है हमारी किडनी, ठीक है। ये होता है मूत्राशय, ये होता है मूत्राशय। और यहाँ यूरिन आ जाता है, मूत्र यहाँ आता है। मूत्र कहाँ आता है? इस मूत्राशय में आ जाता है। और ये है मूत्र मार्ग, ये है मूत्र मार्ग, जिसके ज़रिए मूत्र हमारे शरीर से बाहर त्यागा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें पढ़ी। तो ये हमारी जो किडनी है ये होती कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ होती है हमारे शरीर में? जब भी मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया कि हमारे शरीर में वी आकार की एक स्टर्नम हड्डी होती है। इस स्टर्नम हड्डी के आगे वाला जो ये क्या है, हमारे सुरक्षा कवर का काम करता है। जो रीढ़ वाली हड्डी और आगे स्टर्नम हड्डी के दोनों तरफ जो पसलियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ लगी होती है, ये हमारे शरीर में मसल्स वाले ऑर्गन को
जो सुरक्षा कवर का आवरण एक प्रदान करती हैं। इसीलिए आगे क्या होता है, 12 जोड़ी में जो पसलियाँ होती हैं, ठीक है, और 13 जोड़ी में रीढ़ वाली हड्डियाँ होती हैं। तो 11 व 12 जोड़ी की पसलियाँ और 12 और 13 जोड़ी की रीढ़ की हड्डियाँ और ये हैं पसलियाँ। तो इन पसलियों और इन रीढ़ वाली हड्डियों के बीच में ये हमारा वक्र या किडनी या गुर्दा पाया जाता है। तो इसकी जो गुहा है या जो ये इसकी स्थिति यहाँ डायरेक्शन में पाई जाती है, इसकी जो गुहा है इसको क्या कहा जाता है, इसकी गुहा को कहा जाता है पेरिटोरियल गुहा, पेरिटोरियल कैविटी या पेरिटोरियल गुहा। पेरिटोरियल गुहा कहाँ होती है, हमारी 11 और 12 जोड़ी की पसलियाँ के बीच में और 12 और 13 जोड़ी की रीढ़ की हड्डी के बीच के सुरक्षा आवरण के बीच में ये पेरिटोरियल गुहा पाई जाती है। इस पेरिटोरियल गुहा के बीच में ये हमारी किडनी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी किडनी शरीर में कार्य करती हैं। किस प्रकार से ब्लड को सानने का कार्य करती हैं, तो अपन ने इतनी क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से हमारा शरीर ब्लड को सानने में हमारी किडनी कारीगर होती हैं। तो इतनी चीज़ें पढ़ी, अपने अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो ये नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो एक नेफ्रॉन की कैसी स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से ब्लड को ये सानने का कार्य करता है, तो अपन नेफ्रॉन की स्टडी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, आपने ऐसी क्लास देखी, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, आप भी मेरे लिए कुछ आगे वीडियो को शेयर कर सकते हैं।